हमारी फिल्म की शुरुआत एक तेज रफ्तार कार से होती है जो आकर एक खड़ी कार से टकरा जाती है। पता चलता है कि उस कार में खतरनाक अपराधी बैठे हैं जिन्हें पुलिस पीछा कर रही है। हालात और भी बुरे हो जाते हैं क्योंकि अपराधी के पास एक बंधक होती है। वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी होती है। पुलिस चारों तरफ से अपराधी को घेर लेती है। घबराया हुआ अपराधी बंदूक बंधक पर तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। यह देखकर कॉनर्स शांति से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी मानने से इनकार कर देता है। स्थिति बिगड़ती देख कॉनर्स को गोली चलानी पड़ती है। दुर्भाग्य से गोली बंधक को भी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही मिनटों में यह घटना मीडिया में फैल जाती है। इस हादसे की वजह से पुलिस विभाग की छवि खराब होती है और कॉनर्स तथा उसके साथी यॉर्क को नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2 महीने बाद कुछ लुटेरे शहर के अमेरिकन ग्लोबल बैंक में डकैती डालते हैं। यहीं हम उनके लीडर से मिलते हैं जो एक रहस्यमय आदमी है जिसे हम लॉरेन कहते हैं। बैंक में घुसते ही लॉरेन सभी लोगों को बंधक बना लेता है। वे बैंक मैनेजर को मजबूर करते हैं कि वह सारे दरवाजे बंद कर दे ताकि कोई भाग न सके। बिना ज्यादा बात किए वे तिजोरी के ताले तोड़ देते हैं जो पैसों से भरी होती है। इसी बीच एक बैंक कर्मचारी हिम्मत करके इमरजेंसी बटन दबा देता है। यह हरकत लुटेरों को बहुत गुस्सा दिला देती है और वे उस कर्मचारी को मार देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि अलार्म पुलिस स्टेशन से जुड़ा होता है, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। वहां एक पुलिस वाला जिसका नाम बर्नी है लॉरेन से बातचीत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उनकी मांगें ज्यादा अजीब न हो तो पुलिस मानने को तैयार है। यह सुनकर लॉरेन कहता है कि वह चाहता है कि पुलिस कॉनर्स को वहां लेकर आए, चाहे कोई पसंद करे या नहीं। पुलिस चीफ एक जवान पुलिस वाले शेन को आदेश देता है कि वह जाकर कॉनर्स को वापस लाए। वे कॉनर्स को मनाते हैं कि अगर वह वापस ड्यूटी पर आएगा तो उसे फिर से पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। हालांकि कॉनर्स अभी भी नौकरी से निकाले जाने को लेकर नाराज होता है, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है क्योंकि उसे अपनी किश्तें चुकानी होती हैं। रवाना होने से पहले चीफ शेन को कॉनर्स का नया पार्टनर बना देता है ताकि वह कॉनर्स को लापरवाही करने से रोक सके। कैथी की जगह पहुंचते ही चीफ सब पुलिस वालों को बताता है कि बंधकों को छुड़ाने का मिशन कॉनर्स लीड करेगा। यह सुनते ही बर्नी जोर से विरोध करता है क्योंकि उसे याद होता है कि सिर्फ 2 महीने पहले कॉनर्स की गोली से एक अहम बंधक की मौत हो गई थी। लेकिन चीफ का फैसला आखिरी होता है। वह बर्नी को डांटते हुए घर जाने को कह देता है ताकि मामला और न बिगड़े। इसके बाद कॉनर्स सीधे डकैती के लीडर लॉरेन से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान लॉरेन खुश नजर आता है। वह कहता है कि कॉनर्स उसका काबिल मुकाबला है, एक ऐसा दुश्मन जिसका वह सम्मान करता है। फिर लॉरेन बताता है कि सभी बंधक सुरक्षित हैं सिवाय उस बैंक कर्मचारी के जिसने पहले लापरवाही में अलार्म दबा दिया था। इतना कहकर लॉरेन बिना डकैती का असली मकसद बताए फोन काट देता है। जब बातचीत नाकाम हो जाती है तो कॉनर्स स्वॉट टीम से बैंक में घुसने का रास्ता ढूंढने को कहता है, लेकिन बैंक के सारे ऑटोमेटिक दरवाजे हाईटेक सिक्योरिटी कोड से लॉक होते हैं, इसलिए एक ही रास्ता बचता है, पूरी इमारत की बिजली काटना ताकि दरवाजे तोड़े जा सकें। जैसे ही बिजली जाती है हालात और बिगड़ जाते हैं। लुटेरे अचानक 2 बंधकों को दरवाजे के पास लटका देते हैं जैसे पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहे हों। यह देखकर कॉनर्स स्वॉट टीम को शांत रहने की चेतावनी देता है क्योंकि यह साफ तौर पर एक जाल होता है, लेकिन स्वॉट टीम उसकी बात नहीं मानती। ऑटोमेटिक दरवाजा जोरदार धमाके से फट जाता है और कई स्वॉट जवान वहीं मारे जाते हैं। हालांकि धमाके की वजह से बाकी बंधक बैंक से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब पुलिस अंदर जाती है तो लॉरेन की पूरी टीम गायब होती है। किसी को नहीं पता वे कहां गए। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि बैंक से एक भी नोट गायब नहीं होता। इतनी बड़ी प्लानिंग और हंगामा करने के बाद भी लुटेरे एक पैसा तक नहीं ले गए। ये बात बहुत ही संदिग्ध लगती है। कॉनर्स सीसीटीवी फुटेज से उनकी हरकतों का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस सारे वीडियो पहले ही लुटेरों ने खराब कर दिए होते हैं। यानी अपराधी बिना कोई सुराग छोड़े साफ बच निकलते हैं। कुछ ही देर बाद जांच में मदद करने के लिए FBI के एजेंट पहुंच जाते हैं। उनके मुताबिक लुटेरों का मकसद पैसे चुराना नहीं था। असल में वे बैंक में रखे 1 अरब राजकुमार के अकाउंट को निशाना बना रहे थे। इधर पुलिस चीफ कॉनर्स से कहता है कि राजकुमार का अकाउंट खाली होने से पहले ही लुटेरों को पकड़ना होगा। अगर कॉनर्स नाकाम रहा तो वह दोबारा पुलिस वाला कभी नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ शेन अब भी लॉरेन की बातों को लेकर सोच रहा होता है। वह बातचीत की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनता है और उसे एहसास होता है कि लॉरेन का बोलने का तरीका कैओस थ्योरी जैसा है, छोटा सा हंगामा खड़ा करके किसी बड़े मकसद को छुपाना। अपनी खोज से उत्साहित होकर शेन एक कैफे में कॉनर्स से मिलता है
और उसे सब समझाने की कोशिश करता है। शेन के अनुसार बैंक डकैती सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला खेल था। कैओस थ्योरी में अपराधी पुलिस को बेकार के सुरागों में उलझा देता है ताकि वह असली योजना आराम से पूरी कर सके। यानी लॉरेन का अभी कोई बड़ा अगला प्लान भी हो सकता है, लेकिन कॉनर्स जो दिमाग से ज्यादा बंदूक से काम लेने का आदी है, ये सब समझ ही नहीं पाता। वह कह देता है कि लॉरेन कोई दार्शनिक नहीं बल्कि एक साधारण लुटेरा है। तभी कॉनर्स को एक कॉल आती है। उसका एक साथी बताता है कि उन्होंने एक लुटेरे की पहचान कर ली है। यह सुनते ही कॉनर्स उठ खड़ा होता है। कैफे से निकलते समय वह शेन को कॉफी के पैसे चुकाने के लिए $20 दे देता है। मौके पर पहुंचकर कॉनर्स का जूनियर बताता है कि उन्होंने डेमन नाम के एक भगोड़े को देखा है, जिसे डकैती के दौरान बैंक से निकलते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस को शक होता है कि डेमन लॉरेन की टीम के साथ मिला हुआ है। समय बर्बाद न करते हुए कॉनर्स और उसकी टीम डेमन के घर पर छापा मारते हैं। डेमन भागने लगता है तो शेन कुछ गैंगस्टरों से मोटरसाइकिल लेकर उसका पीछा करता है। जबरदस्त पीछा करने का सीन होता है। इसके बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम को डेमन के घर बुलाती है ताकि उंगलियों के निशान ढूंढे जा सकें। तभी उन्हें पैसों से भरा एक बैग मिलता है, लेकिन यह पैसा आज सुबह वाली बैंक डकैती का नहीं होता। जांच में पता चलता है कि यह रकम 1 महीने पहले हुई दूसरी बैंक डकैती की है। यह पैसा तो जांच एजेंसी के एविडेंस रूम में होना चाहिए था। पुलिस को यह इसलिए पता चलता है क्योंकि उस पैसे पर एक खास खुशबू लगी होती है जो सबूत पहचानने के लिए जांचकर्ता लगाते हैं। यह खोज कॉनर्स और शेन को और भी उलझन में डाल देती है। अब उन्हें बर्नी पर शक होने लगता है क्योंकि करीब 5 महीने पहले उसी बैंक की डकैती का केस बर्नी संभाल रहा था, जहां से यह पैसा आया था। बर्नी से सवाल करने से पहले कॉनर्स और शेन डेमन की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने का फैसला करते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया होता है। जब उसे डेमन की डकैती में भूमिका के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वह अपने बॉयफ्रेंड के गैरकानूनी कामों में नहीं पड़ना चाहती। इसी बीच डेमन से अभी पूछताछ नहीं हो पाती क्योंकि डेमन अभी भी बेहोश होता है क्योंकि कॉनर्स ने उसे जोर से मारा था। सच्चाई पक्की करने के लिए कॉनर्स और शेन एविडेंस रूम के गार्ड हैरी से मिलते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या बर्नी ने कभी सबूत निकाले थे। रिकॉर्ड चेक करने पर हैरी उन्हें लॉग बुक दिखाता है जिस पर बर्नी के साइन होते हैं। सबूत मिलने के बाद कॉनर्स और उसकी टीम तुरंत चीफ के ऑफिस पहुंचती है। वहां वे शक जताते हैं कि बर्नी लॉरेन के गैंग का हिस्सा है क्योंकि वह पुलिस के सबूत चुराकर अपराधियों को दे चुका है। हालांकि चीफ को अब भी शक रहता है। आखिर बर्नी को एक आदर्श पुलिस वाला माना जाता था और अभी सबूत इतने मजबूत नहीं होते कि उसे गिरफ्तार किया जा सके। फिर भी कॉनर्स और शेन का यकीन और गहरा हो जाता है। वे चीफ से तुरंत बर्नी को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्नी का कनेक्शन डेमन और लॉरेन दोनों से है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, चीफ को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। बर्नी अपने घर में मरा पाया गया है। उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ होता है। कॉनर्स और शेन फौरन बर्नी के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें उसी सुबह लूटे गए बैंक का नक्शा और अरब राजकुमार से जुड़ी कुछ अखबारों की कटिंग मिलती है। इससे यह शक और पक्का हो जाता है कि बर्नी लॉरेन की साजिश में शामिल था। दुर्भाग्य से बर्नी की मौत हो चुकी होती है, इसलिए उससे और जानकारी नहीं मिल पाती। थोड़ी देर बाद कॉनर्स को लॉरेन का फोन आता है। इस बार लॉरेन अपना असली मकसद बताता है। वह पुलिस से बदला लेना चाहता है, लेकिन यह वजह भी साफ नहीं लगती क्योंकि वह पुलिस से बदला क्यों लेना चाहता है यह अब भी समझ में नहीं आता। इसके कुछ समय बाद चीफ एक और खबर देता है। पता चलता है कि अरब राजकुमार ने डकैती से पहले ही बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया था। यानी लॉरेन का इरादा कभी पैसा चुराने का था ही नहीं। इस खुलासे से केस और भी उलझ जाता है। अब साफ लगता है कि लॉरेन सच में वही कैओस थ्योरी इस्तेमाल कर रहा है जैसा शेन ने पहले कहा था। इसलिए कॉनर्स तय करता है कि जांच को बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाए। बिना वक्त गंवाए पुलिस टीम दोबारा अमेरिकन ग्लोबल बैंक पहुंचती है। वहां एक आईटी एक्सपर्ट बताता है कि डकैती में कुल 5 लोग शामिल थे, लेकिन अभी तक सिर्फ लॉरेन और डेमन की पहचान हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त शेन को कंप्यूटरों से भरे एक कमरे में कुछ अजीब दिखाई देता है। यह देखकर कॉनर्स फोरेंसिक टीम को उन सभी कंप्यूटरों की जांच करने को कहता है, लेकिन अफसोस वहां से भी कोई सुराग नहीं मिलता। जांच एक बार फिर अटक जाती है। माहौल हल्का करने के लिए कॉनर्स शेन और बाकी लोगों को साथ डिनर पर चलने का न्योता देता है। खाना खाते समय कॉनर्स बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उठता है। उसी दौरान शेन पुलिस वालों के आपसी रिश्तों को लेकर गपशप करने लगता है। डिनर खत्म होने के बाद आखिरकार शेन को आईटी एक्सपर्ट से डकैती करने वाले गैंग के एक सदस्य की नई जानकारी मिलती है। समय बर्बाद न करते हुए शेन तुरंत कॉनर्स को साथ लेकर लुटेरों के ठिकाने पर छापा मारने निकल पड़ता।
है रास्ते में वे उस अपराधी का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं। पता चलता है कि उसका इतिहास काफी खतरनाक है। वह कई बार बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर चुका है और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। यह सब देखकर कॉनर्स को अचानक अपने पुराने साथी यॉर्क की याद आती है। 5 साल पहले यॉर्क ने भी इसी तरह के बैंक हैकिंग केस पर काम किया था। थोड़ी देर बाद कॉनर्स और शेन लुटेरों के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसी समय लॉरेन भी वहां पहले से मौजूद होता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। अफसोस, लॉरेन अपने ही एक आदमी को मारकर भाग निकलता है ताकि कॉनर्स का पीछा करना और मुश्किल हो जाए। गनीमत यह होती है कि डेमन अब भी उनके पास होता है, जिससे पूछताछ की जा सकती है। शुरुआत में डेमन कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब शेन उसे मारने की धमकी देता है तो वह डर जाता है। डर के मारे डेमन आखिरकार लॉरेन की असली पहचान बता देता है। पता चलता है कि लॉरेन वही अपराधी का बड़ा भाई है जिसे फिल्म की शुरुआत में कॉनर्स ने मार दिया था। अब लॉरेन के बदले की वजह साफ हो जाती है। वह अपने भाई की मौत का इंसाफ चाहता है। लॉरेन आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस बाकी लुटेरों के ठिकाने की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में कॉनर्स शेन से दिल की बात करता है। अब वह शेन को अपना करीबी दोस्त मानने लगता है। कॉनर्स मानता है कि उसे उस पुराने हादसे का पछतावा है जिसमें उसने गलती से अपराधी और एक बंधक दोनों को मार दिया था। उसे उन्हें मारना नहीं चाहिए था, सिर्फ बेहोश करना चाहिए था। अच्छा दोस्त होने के नाते शेन उसे ढांढस देता है। वह कहता है कि इसमें कॉनर्स की कोई गलती नहीं थी। उस वक्त वह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ठिकाने पर पहुंचकर कॉनर्स और उसकी टीम देखती है कि लॉरेन के 2 गुंडे आराम से बातें कर रहे हैं। हालात सुरक्षित लगते हैं, इसलिए कॉनर्स सबको आदेश देता है कि लॉरेन के आने तक इंतजार करें। लेकिन तभी वे गुंडों की नजर में आ जाते हैं और योजना फेल हो जाती है। अब गोलीबारी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कॉनर्स टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि दोनों तरफ से गुंडों को घेर कर पकड़ा जा सके। अंदर तलाशी लेते समय उन्हें एक दीवार मिलती है जिस पर कॉनर्स और कई पुलिस वालों की तस्वीरें लगी होती हैं। साफ होता है कि लॉरेन काफी लंबे समय से इस पूरी साजिश की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर में वे देखते हैं कि गुंडे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच शेन को ठिकाने के अंदर एक एक्टिव बम दिखाई देता है। वह तुरंत सबको बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। दूर जोरदार धमाका होता है। पेड़ के पीछे से लॉरेन यह सब देख रहा होता है और अपनी योजना के सफल होने से संतुष्ट होता है। उधर पुलिस टीम टूट जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि धमाके के वक्त कॉनर्स अंदर फंस गया था। शेन पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह कहता है कि वे कॉनर्स की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। किसी भी हालत में लॉरेन को पकड़ना होगा। भारी दिल के साथ शेन पुलिस स्टेशन लौटता है। वहां IT एक्सपर्ट एक नई रिपोर्ट देता है जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। वह बताता है कि लॉरेन और उसकी टीम ने बैंक के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस डाल दिया था। यह वायरस बहुत चालाकी से काम करता था। लॉरेन हर ग्राहक के अकाउंट से $100 से भी कम पैसे निकालता था। इतनी छोटी रकम कि किसी को शक न हो और न ही कोई शिकायत करे। लेकिन क्योंकि ग्राहकों की संख्या हजारों में थी, कुल मिलाकर $1 बिलियन जमा हो गए। यह सुनकर शेन को आखिरकार समझ आ जाता है कि लॉरेन कितना चालाक है। शुरू से ही उसने कैओस थ्योरी का इस्तेमाल किया। पुलिस को शक में डालना, उनका ध्यान भटकाना, अफरा तफरी मचाना और सबका फोकस गलत जगह लगवाना। जब सब लोग नकली खतरों के पीछे भाग रहे थे, तब लॉरेन चुपचाप असली चोरी को अंजाम दे रहा था। यह जानकारी मिलने के बाद शेन को लॉरेन का फोन आता है। लॉरेन फिर से उसे अधूरी धमकियों से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन शेन के लिए अब सबसे बड़ा कारण कॉनर्स की मौत होती है। वही उसे लॉरेन का पीछा करने की ताकत देती है, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों न जाना पड़े। शेन का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ होता है। चीफ उसे आराम करने को कहता है ताकि वह अपना मानसिक संतुलन न खो दे, लेकिन शेन हमेशा की तरह जिद्दी होता है। वह दोबारा ऑफिस जाकर तुरंत जांच शुरू करने का फैसला करता है। जब वह एविडेंस रूम की लॉगबुक में बर्नी के साइन फिर से देखता है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। शेन हैरी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाता है। शुरुआत में जब शेन उससे पूछता है कि असली बर्नी के साइन और लॉग बुक में मौजूद साइन अलग क्यों हैं, तो हैरी बात टालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही शेन गुस्से में आकर उसे लॉरेन के गैंग का हिस्सा बताता है, हैरी टूट जाता है। आखिरकार वह कबूल करता है कि उसने चुपचाप लॉरेन के गैंग के साथ मिलकर काम किया था। वही सबूतों वाला पैसा चुराने वाला था और उसी ने शुरू से ही बर्नी को फंसाया था। लेकिन उसकी कबूलियत यहीं खत्म नहीं होती। हैरी एक और चौंकाने वाला सच बताता है। लॉरेन की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि यॉर्क है। वही यॉर्क जो कॉनर्स का साथी और करीबी दोस्त था। असल में फिल्म की शुरुआत वाली घटना में यॉर्क ने गलती से एक बंधक को गोली मार दी थी। दोस्त होने के नाते कॉनर्स ने उस अपराधी को गोली मार दी जिसने बंधक को पकड़ा हुआ था, ताकि यॉर्क को अकेले सजा न मिले। लेकिन अफसोस, अफसरों ने बिना किसी जांच के दोनों को नौकरी से निकाल दिया। सालों तक ईमानदारी से काम करने के बाद
ऐसा बर्ताव वे सह नहीं पाए। आखिरकार दोनों दोस्तों ने बदले का रास्ता चुन लिया। इसके बाद यॉर्क शहर छोड़कर चला गया और उसने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को उस अपराधी का भाई बताया जिसे कॉनर्स ने मारा था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने हैरी को रिश्वत दी और डेमन समेत 4 बड़े अपराधियों को अपनी टीम में शामिल किया। टीम बनने के बाद उन्होंने बर्नी को बलि का बकरा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वही अकेला काबिल पुलिस वाला था जो उनकी साजिश पकड़ सकता था। ये सब सुनकर शेन हैरी से एक और सवाल करता है, क्या उसे पता है कि लॉरेन ने कॉनर्स को भी मार दिया? ये सुनकर हैरी घबराकर कह देता है कि सभी जानते हैं कि लॉरेन हमेशा कॉनर्स से एक कदम आगे रहता था। तभी शेन को सब कुछ साफ समझ आ जाता है। लॉरेन कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक पूर्व पुलिस वाला था जिसे उसी सिस्टम ने धोखा दिया था जिसकी वह सेवा करता था। उसके बदले ने पूरे शहर को हिला दिया था और अब शेन ठान लेता है कि वह इसे यहीं खत्म करेगा। हैरी की बातों से शेन पूरी तरह हिल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने समय से लॉरेन उसे खेल बनाकर चला रहा था। सारे सुराग, सारे जाल और पूरी अफरा तफरी बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। समय बर्बाद न करते हुए शेन तुरंत पुलिस के आईटी एक्सपर्ट से मिलता है और लॉरेन की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है, शेन सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां लॉरेन खाना खाकर उठने ही वाला होता है। जैसे ही लॉरेन बाहर निकलता है, शेन उस पर बंदूक तान देता है। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होती। कुछ ही सेकंड में गोलीबारी शुरू हो जाती है। खुद को घिरा देख लॉरेन भागकर डॉग की तरफ जाता है, लेकिन इस बार शेन हार नहीं मानना चाहता। इस केस को खत्म करने और कॉनर्स के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। बंदरगाह तक जबरदस्त पीछा चलता है, गोलियां चलती हैं और आखिरकार हाथापाई भी होती है। कड़ी मेहनत के बाद शेन आखिरकार लॉरेन यानी यॉर्क को मार गिराता है। उधर पुलिस विभाग को राहत मिलती है। जो अपराधी शहर में दहशत फैला रहा था, वह आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक कैफे में बैठकर खाना खाते हुए शेन को अचानक वह $20 याद आते हैं जो कॉनर्स ने मरने से एक दिन पहले उसे दिए थे। जब वह वही नोट निकालकर भुगतान करता है तो उसकी खुशबू सूंघते ही वह सन्न रह जाता है। उस नोट की खुशबू बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी एविडेंस वाले पैसों पर थी। वही पैसा जिसके बारे में कहा गया था कि बर्नी ने चुराया था। उसी पल शेन के मन में एक भयानक शक पैदा हो जाता है। शेन को लगता है कि कुछ बहुत गलत है। कॉनर्स के पैसों पर वही खुशबू क्यों थी जो एविडेंस रूम से चोरी हुए पैसों पर थी? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। शेन बेचैन हो जाता है और कैफे में बैठा नहीं रह पाता। वह तुरंत बाहर निकलता है और जवाब ढूंढने के लिए कॉनर्स के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह घर के हर कोने की तलाशी लेता है। जितना ज्यादा वह ढूंढता है, उतनी ही अजीब बातें सामने आती हैं। आखिरकार एक कमरे में उसे कैओस थ्योरी पर लिखी एक किताब मिलती है। वही थ्योरी जिसे लॉरेन अपने सारे कामों में इस्तेमाल करता रहा था, जबकि कॉनर्स हमेशा कहता था कि उसे इस थ्योरी के बारे में कुछ समझ नहीं आता। अब शेन का सीना भारी हो जाता है। अचानक सारे टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। क्या कॉनर्स मरा ही नहीं था? या उससे भी बुरा, क्या शुरू से ही कॉनर्स इस पूरी साजिश में शामिल था? शेन एकदम जड़ हो जाता है, सबसे कड़वी सच्चाई को समझते हुए। शायद कॉनर्स ने अपनी मौत का नाटक किया था और सारी अफरा तफरी के पीछे वही था। एक पल भी गंवाए बिना शेन तेजी से एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। वह यह पक्का करना चाहता है कि उसके सारे शक सही हैं या नहीं। वहां पहुंचकर वह अपने एक साथी से कॉनर्स के नाम की फ्लाइट्स चेक करने को कहता है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वह शक को और बढ़ा देती है। कॉनर्स नाम का कोई भी यात्री नहीं होता। जब शेन दोबारा उस कैओस थ्योरी वाली किताब को देखता है जो उसे कॉनर्स के घर में मिली थी, तो उसे अंदर के पन्ने पर एक नाम लिखा दिखता है, जेम्स ग्लेक। वह तुरंत अपने साथी से इस नाम से टिकट बुक कराने वालों की जानकारी निकालने को कहता है और सच में जेम्स ग्लेक नाम का एक व्यक्ति उसी दिन उड़ान भरने वाला होता है। इससे पहले कि शेन एयरपोर्ट स्टाफ से कुछ पूछ पाता, उसका फोन बज उठता है। एक अनजान नंबर से कॉल होती है। जैसे ही शेन फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज उसे सिहरने पर मजबूर कर देती है। वह कॉनर्स की आवाज होती है। अब सारे शक सच साबित हो जाते हैं। कॉनर्स जिंदा होता है और उसी ने पूरी अफरा तफरी रची होती है। शेन को यकीन ही नहीं होता। जिस सीनियर अफसर का वह इतने समय से सम्मान करता आया था, उसी ने सब कुछ प्लान किया था। यहाँ तक कि शेन खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस करता है। इतने समय से वह सिर्फ एक मोहरा था ताकि कॉनर्स सारे लुटेरों को हटवा सके और चोरी किया हुआ पैसा अकेले मजे से रख सके। शांत लहजे में कॉनर्स अपनी पूरी योजना बताने लगता है। वह कहता है कि उसने और यॉर्क ने सालों तक ईमानदारी से पुलिस की सेवा की, कई जानें बचाईं, लेकिन उन्हें कभी सराहना नहीं मिली, न प्रमोशन न धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी गलती पर
उन्हें बिना किसी रहम के नौकरी से निकाल दिया गया। इसी वजह से कॉनर्स और यॉर्क ने यह सब प्लान किया। कॉनर्स समझाता है कि कैओस थ्योरी की मदद से उन्होंने पुलिस को उलझन में डाला, शक में रखा और गलत फैसले करवाए ताकि बड़ी चोरी बिना किसी को पता चले हो सके। कॉनर्स ये भी बताता है कि लॉरेन के गैंग के किसी सदस्य को उसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था, क्योंकि असल में सिर्फ यॉर्क ही उसका साथी था। वही यॉर्क उन वांछित अपराधियों को भर्ती करके लाया था। कॉनर्स ने ही बैंक की बिजली काटने का आदेश दिया था ताकि उसका सिस्टम आसानी से हैक किया जा सके। उसी ने अपने ठिकाने पर धमाके की पूरी तैयारी की थी ताकि अपनी मौत का नाटक कर सके। शेन चुप हो जाता है और उसका ध्यान उस धमाके वाली रात की तरफ चला जाता है। दरअसल वह बम कॉनर्स ने खुद लगाया था और धमाका होने से पहले वह बेसमेंट में छिप गया था। जिसे सब लोग कॉनर्स की लाश समझ रहे थे, वह असल में उसके एक साथी की लाश थी जिस पर पुलिस बैज लगाया गया था। जानबूझकर उसे इतना जला दिया गया था कि पहचान न हो सके। सब कुछ खत्म होने के बाद कॉनर्स फायर फाइटर के भेष में उस जगह से निकल गया था। अब सब कुछ साफ हो जाता है। ये इतना चालाक और गंदा खेल था कि शेन को एहसास ही नहीं हुआ कि वह सिर्फ एक मोहरा बनकर इस्तेमाल किया जा रहा था। बातचीत के आखिर में कॉनर्स बताता है कि उसने अपनी पहचान बदल ली है और वह हमेशा के लिए देश छोड़ने वाला है। वह शेन से कहता है कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे। आखिरकार पूरे देश के लिए वह मर चुका है। और सच में थोड़ी दूर से शेन देखता है कि एक आदमी बड़ा सा सूटकेस लेकर इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में जाता हुआ दिखता है। नया चेहरा, नई पहचान, नई जिंदगी। कॉनर्स बिना पीछे देखे चला जाता है। शेन वहीं खड़ा रह जाता है, निराश, गुस्से में और हैरान। जिस सीनियर को वह कभी आदर्श मानता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका होता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।